हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी क्लास। अभी हमने लास्ट लेक्चर में कैटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। ठीक है, उसी को हम यहाँ पर इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो दी सेकंड इज द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द पामिटिक एसिड। ओके, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि पूरी की पूरी प्रोसेस डिस्कस की थी कि किस प्रकार बीटा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली किसी एक फैटी एसिड का यानी कि पामिटिक एसिड का किस प्रकार ब्रेकडाउन होता है, किस प्रकार उसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। The individual reactions involved in the degradation of the fatty acid by beta oxidation are as follows. ओके, यहाँ बीटा ऑक्सीडेशन में कौन कौन सी रिएक्शंस होती है वो यहाँ पर दी गई है। सो फर्स्ट इज द ऑक्सीडेशन। ओके, हमने जो साइकिल देखी थी उसमें 4 अलग अलग स्टेप थे। ठीक है, 4 अलग अलग एंजाइम्स थे। सो वो 4 रिएक्शन कौन कौन सी है? फर्स्ट इज द ऑक्सीडेशन, सेकंड हाइड्रेशन, थर्ड इज द ऑक्सीडेशन अगेन एंड फोर्थ इज द क्लीवेज और द थायोलाइसिस। ओके, यहाँ पर आप साइकिल में देख सकते हैं फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है? डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम वाली रिएक्शन है। ठीक है, सो इट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द सेकंड स्टेप इज द हाइड्रेशन स्टेप है। ठीक है, हाइड्रेटेज वाली जो रिएक्शन है, H2O का एडिशन हो रहा है, वो कौन सी है? हाइड्रेशन रिएक्शन। ओके, यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है? ये रिएक्शन का नाम है। ठीक है, हाइड्रेशन। थर्ड प्रोसेस अगेन डीहाइड्रोजिनेज है, तो वो कौन सी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। ठीक है, एंड द फोर्थ स्टेप इज द क्लीवेज रिएक्शन और द थायोलाइसिस। ओके, और एंजाइम कौन सा है? थायोलेज। सो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, क्लीवेज हो रहा है कि कीटो असाइल कोए है, उसमें से फैटी असाइल कोए एंड एसिटाइल कोए 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा बाय द क्लीवेज। सो दिस इज द प्रोसेस और दिस स्टेप इज नोन एज द क्लीवेज रिएक्शन और द थायोलाइसिस रिएक्शन। वापस से फिर ये पूरी की पूरी साइकिल रिपीट होती है। ठीक है, सो बेसिकली बीटा ऑक्सीडेशन में मेनली 4 स्टेप इन्वॉल्व है। ठीक है, ऑक्सीडेशन बाय एफएडी। ठीक है, यहाँ पर एफएडी यूज होता है फर्स्ट स्टेप में, FADH2 का फॉर्मेशन होगा। देन सेकंड इज द हाइड्रेशन रिएक्शन, थर्ड इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाय NAD+। ओके, थर्ड रिएक्शन में NADH का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड फोर्थ इज द क्लीवेज और द थायोलाइसिस। Thus, the breakdown of the individual fatty acids occur as the repeating sequence of these 4 reaction. ओके, पूरा का पूरा फैटी एसिड है, उसका ब्रेकडाउन होने के लिए क्या होगा कि ये सेम ये 4 जो रिएक्शन है उसका रिपीटिंग सीक्वेंस होगी। ठीक है, ये 4 स्टेप कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद वापस से क्या होगा? ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड क्लीवेज। क्लीवेज हो गया तो उसके बाद वापस ऑक्सीडेशन से स्टार्ट होगा, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, क्लीवेज। ओके, सो ये 4 प्रोसेसेस रिपीट होती है एक फैटी एसिड के कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए। These 4 reactions form one round of the fatty acid degradation and their overall effect is to remove the 2 carbon units sequentially in the form of the acetyl CoA from the fatty acid चेन। ओके, यहाँ पर ये जो 4 सीक्वेंस है, 4 रिएक्शन है, वो राउंड के रूप में होती है। ठीक है, कंटिन्यूअसली ये 4 रिएक्शन मिलाकर एक राउंड बनता है। सो अलग अलग राउंड्स कंटिन्यू चालू रहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के। एंड एक राउंड की ओवरऑल इफेक्ट क्या है वो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। ठीक है, एक राउंड कंप्लीट होता है तो क्या क्या रिलीज होता है वो हमने देखा था। सो ओवरऑल इफेक्ट ऑफ 1 राउंड इज रिमूवल ऑफ द 2 कार्बन एज द एसिटाइल कोए। ठीक है, एसिटाइल कोए के फॉर्म में 2 कार्बन की रिलीज होगा। ठीक है, फैटी एसिड में से the cleavage of the del 2 or beta bond of the fatty acyl chain gives the fatty acid breakdown its alternative name beta oxidation. ओके, आप यहाँ पर रिएक्शन में देख सकते हैं बीटा कीटो असाइल कोए जो नीचे है। ठीक है, उसमें से फैटी असाइल कोए का फॉर्मेशन हो रहा है। सो ब्रेकेज कहाँ से हो रहा है? क्लीवेज बीटा कार्बन के पास से। ठीक है, कार्बन जो बीटा कार्बन है, अल्फा कार्बन, उन दोनों के बीच में से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज द बीटा ऑक्सीडेशन। क्लियर?
This shortened the acyl CoA then undergoes the further cycles of beta oxidation until the last cycle. ओके यहाँ पर कंटिन्यूअसली ये जो बीटा ऑक्सीडेशन की साइकिल है वो रन होती रहेगी, ठीक है। एक साइकिल हुआ तो जो फैटी एसाइल कोए है वो 2 कार्बन छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से वही साइकिल स्टार्ट होगी, ठीक है। कंटिन्यूअस ये साइकिल चलती रहती है, तो कब तक चलेगी? until the last cycle when the acyl CoA with 4 carbon atom is split into the 2 molecules of the acetyl CoA, ठीक है। कहाँ तक ये साइकिल चलेगी? जब तक जो लास्ट असाइल कोए मॉलिक्यूल 4 कार्बन वाला बचेगा, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन होके दो कार्बन वाले एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जो फैटी असाइल कोए लास्ट साइकिल में स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में यूज़ होगा वो 4 कार्बन वाला होगा, ठीक है। उसमें से 2 एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसके बाद ये साइकिल स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद साइकिल आगे स्टार्ट नहीं होगी। क्लियर दिस मच? सो दिस इज द ओवरऑल आइडिया अबाउट द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। ओके, हमने बेसिकली फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में क्या क्या प्रोसेसेस होती है उसके बारे में अभी डिस्कस किया, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ये 4 रिएक्शन के नाम है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। एंजाइम के नाम तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि कौन सी रिएक्शन कौन से एंजाइम के द्वारा कैटालाइज होती है, एंड जो ये रिएक्शन है उसका ओवरऑल नाम क्या है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड क्लीवेज और द थायोलाइसिस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ वी विल गो फॉर द पर्टिकुलरली द ब्रेकडाउन ऑफ द पामिटिक एसिड। ओके, a 16 कार्बन सेचुरेटेड असाइल कोए सच एज द पामिटोइल कोए, ठीक है। यहाँ पर 16 कार्बन फैटी एसिड जो है उसका नाम है पामिटिक एसिड। ओके, उसके साथ कोएंजाइम ए जुड़ा हुआ होगा, सो इट इज़ नोन एज द पामिटोइल कोए, ठीक है। असाइल कोए के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। फैटी असाइल कोए से ही साइकिल स्टार्ट होती है बीटा ऑक्सीडेशन की। सो पामिटिक एसिड में से पामिटोइल कोए का फॉर्मेशन होगा बाय अटैचमेंट ऑफ द कोएंजाइम ए। सो पामिटोइल कोए वुड बी कम्प्लीटली डिग्रेडेड इनटू द 8 मोलिक्यूल्स ऑफ द एसिटाइल कोए, ठीक है। 16 कार्बन फैटी एसिड है पामिटोइल कोए, सो उसमें से कितने एसिटाइल कोए फॉर्म हो सकते हैं? 8। ओके, एक एसिटाइल कोए 2 कार्बन, सो 16 कार्बन में से कितने? 8 एसिटाइल कोए फॉर्म हो सकते हैं बाय 7 राउंड्स ऑफ द डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन के राउंड कितने हो गए? 7, ठीक है। ये याद रखना, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया कि 7 राउंड के बाद 4 कार्बन वाला ही 6 राउंड के बाद में क्या होगा कि 4 कार्बन वाला फैटी एसिड रहेगा, ठीक है। सो उसका ब्रेकडाउन होके उस साइकिल में 2 एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जो लास्ट साइकिल है उसमें 2 एसिटाइल कोए फॉर्म हो गए, ठीक है। एक जो नॉर्मली सब साइकिल में रिलीज होता ही है, ठीक है, वो एसिटाइल कोए उस साइकिल में रिलीज होगा, प्लस एक कौन सा है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर साइकिल में जो फैटी एसाइल कोए वापस से फॉर्म होता है शॉर्टन्ड बाय द 2 कार्बन, उसकी जगह पर ही एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो जो लास्ट साइकिल है उसमें 2 एसिटाइल कोए का मॉलिक्यूल्स का जनरेशन होगा, ठीक है। जो हमारा फैटी एसिड है वो भी डिग्रेड होके उसमें से भी सिर्फ एसिटाइल कोए ही रह जाएगा, ठीक है। बाकी का सब डिग्रेड हो जाता है। सो लास्ट साइकिल जो है उसमें 2 एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, बाकी की सभी साइकिल में एक एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होगा। सो अगर हमें पामिटिक एसिड 16 कार्बन फैटी एसिड का डिग्रेडेशन करना है तो 7 राउंड उसमें चलेंगे, ठीक है। 7 बीटा ऑक्सीडेशन के राउंड कंटिन्यू हो गए फॉर द कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ द 16 कार्बन फैटी एसिड। So the overall reaction for the palmitoyl CoA is under, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं palmitoyl CoA प्लस 7 FAD प्लस 7 NAD प्लस 7 कोएंजाइम A प्लस 7 H2O, ठीक है। ये सभी क्या है हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होता है, ठीक है। एक साइकिल में
कितने मोलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं और क्या क्या रिक्वायर्ड है। एक साइकिल में हमें H2O की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है, एक H2O मोलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। कौन से स्टेप में? हाइड्रेशन के स्टेप में। प्लस NAD/FAD का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, NADH FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके लिए हमें NAD प्लस FAD की भी रिक्वायरमेंट होगी। देन कोएंजाइम ए, ठीक है, जो लास्ट स्टेप है क्लीवेज का, वहाँ पर एक कोएंजाइम ए की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो ये सभी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है फॉर दी वन साइकिल। एक साइकिल के लिए एक एक मोलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है। सो ओवरऑल हमारे पूरे के पूरे बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में 7 साइकिल्स, 7 राउंड रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। 16 कार्बन फैटी एसिड को डिग्रेड करने के लिए 7 राउंड्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशंस आर रिक्वायर्ड। सो सभी 7 मोलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। 7H2O, 7 कोएंजाइम है, 7 NAD प्लस एंड 7 FAD। एंड what products are formed from the complete breakdown? सो 8 मोलिक्यूल्स एसिटाइल कोए के फॉर्म हो गए, ठीक है। 16 कार्बन फैटी एसिड है, उसमें से 2 कार्बन वाले अगर हम डिवाइड करें एसिटाइल कोए में तो कितने होते हैं? 8। ओके, सो 8 एसिटाइल कोए मोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। प्लस 7 साइकिल रन होती है तो 7 FADH2 का जनरेशन होगा, 7 NADH का जनरेशन होगा, प्लस 7 H प्लस का जनरेशन होगा, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन फॉर दी पामिटिक एसिड और पामिटोल कोए ब्रेकडाउन। क्लियर? सो यहाँ पर नीचे दिया गया है, देखिए आप देख सकते हैं, ये जो एक एक राउंड है वो क्या है? एक एक साइकिल, ठीक है। यहाँ पर C16 से अगर पाथवे स्टार्ट हो, ठीक है, एक साइकिल के बाद एक एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होगा, प्लस 14 कार्बन वाला फैटी एसिड रह जाएगा, ठीक है। देन सेकंड साइकिल, सेकंड एसिटाइल कोए वुड बी फॉर्म्ड एंड 12 कार्बन वाला फैटी एसिड बचेगा, ठीक है। उसके बाद अगेन थर्ड साइकिल, सो एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होगा एंड प्लस 10 कार्बन फैटी एसिड का भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देन उसके बाद अगेन नेक्स्ट साइकिल, सो एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होगा एंड प्लस 8 कार्बन फैटी एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है? फोर्थ साइकिल, ठीक है। देन फिफ्थ साइकिल, एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होगा प्लस एक 6 कार्बन फैटी एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जो फैटी एसिड कोए के फॉर्म में होगा, ठीक है। देन सिक्स्थ साइकिल, अगेन 1 एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होगा एंड 1 C4 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन फैटी एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ तक जो सिक्स्थ साइकिल रन हुई है उसमें सेम प्रोसेसेस होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट साइकिल, 7th साइकिल, C4 कार्बन फैटी एसिड उस साइकिल में एंटर करेगा, ठीक है, 4 कार्बन फैटी एसिड। सो पूरी की पूरी साइकिल रन होगी तो एक एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होगा एंड एक लास्ट में एसिटाइल कोए है वो रह जाएगा, ठीक है। सो फाइनली 2 एसिटाइल कोए का इस साइकिल में फॉर्मेशन होता है। साइकिल के एंड में 2 एसिटाइल कोए वुड बी फॉर्म्ड। ओके, सो कंप्लीट साइकिल रन कितनी साइकिल होती है? एक 16 कार्बन फैटी एसिड के ब्रेकडाउन के लिए 7 और कितने एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होगा? तो कितने? 8। ओके, क्लियर? नाउ दिस इज द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द पामिटिक एसिड इनटू दी। ओके, एक साइकिल किस प्रकार रन होती है वो यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। पामिटोल कोए से साइकिल स्टार्ट होगी, ठीक है। सो यहाँ पर सभी एंजाइम है लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं। एंड लास्ट में 14 कार्बन फैटी एसिड रहता है, ठीक है, फैटी एसाइल कोए के रूप में एंड प्लस एसिटाइल कोए एक रिलीज हो रहा है, ठीक है। सो ये पूरे के पूरे एंजाइम्स और सभी रिएक्शंस फैटी एसिड के बारे में हमने जो कॉमनली डिस्कस की वही सेम है। बेसिकली हमें पामिटिक एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन देखने की क्या ज़रूरत है ये समझना जरूरी है, ठीक है। हम ये क्यों स्टडी कर रहे हैं? रिएक्शन सभी सेम होगी, फैटी एसिड की जो रिएक्शन है वही यहाँ पर होती है क्योंकि इट इज़ अ वन टाइप ऑफ द फैटी एसिड। सो इसे स्टडी करने का मेन पर्पस क्या है कि कितने अमाउंट में एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कितने कार्बन वाला अगर फैटी एसिड है तो उसमें से
कितने एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होगा, कितनी साइकिल्स बीटा ऑक्सीडेशन की रन होगी एक फैटी एसिड के ब्रेकडाउन के लिए। ये सब समझने के लिए हम पामिटिक एसिड का एग्जाम्पल लेके ये स्टडी कर रहे हैं, बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो यहाँ पर सभी स्टेप सेम है, फैटी एसिड ब्रेकडाउन के हमने जो आगे डिस्कस किए वही। ओके, 16 कार्बन से स्टार्ट होगा तो लास्ट में 14 कार्बन वाला फैटी एसिड कोए फॉर्म हो रहा है। ठीक है, वापस फिर से 14 कार्बन से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, 12 कार्बन वाला फैटी एसिड कोए रह जाएगा। ठीक है, सो उसी प्रकार कंप्लीटली साइकिल चलती रहेगी। सो द एनर्जी जनरेशन इन द पामिटिक एसिड ऑक्सीडेशन। ओके, अभी हम एटीपी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है और कितने अमाउंट में एटीपी का जनरेशन होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन, आफ्टर द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द पामिटिक एसिड। सो बीटा ऑक्सीडेशन 7 साइकिल्स। सो 7 साइकिल्स में 7 FADH2 का जनरेशन होगा एंड 7 NADH का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड जब भी हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ट्रांसफ़र करेगा तो वहाँ पर एक FADH2 की वजह से 2 ATP का जनरेशन होता है। ठीक है, सो एक FADH2 में से बेसिकली 2 ATP का जनरेशन होगा, ये अभी समझ लेते हैं। ठीक है, बाद में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट यूनिट में तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये डिफरेंस क्यों है। एक FADH2 तो उसमें से 2 ATP का जनरेशन होगा, एक NADH तो उसमें से 3 ATP का जनरेशन होगा। ठीक है, ये किस प्रकार होता है वो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर 7 FADH2 का जनरेशन हो रहा है तो उसकी वजह से कितने ATP का जनरेशन होगा, 14। ठीक है, एक FADH2 2 ATP तो 7 FADH2 इज इक्वल टू 14 ATP। उसी तरह से 7 NADH का जनरेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक NADH मीन्स 3 ATP तो 7 NADH उसमें से कितने ATP का जनरेशन होगा, 7 into 3। ओके, so 21 ATP would be generated from the 7 NADH. Now from 8 एसिटाइल कोए, अभी एसिटाइल कोए का भी जनरेशन हो रहा है। ठीक है, 8 एसिटाइल कोए फॉर्म हो रहे हैं। सो TCA साइकिल में वो एंटर करेंगे, सभी के सभी जो एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन हो रहा है वो आगे जाकर TCA साइकिल में एंटर करते हैं। ठीक है, TCA साइकिल में एंटर करके उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। सो TCA साइकिल के अंदर एक साइकिल में 12 ATP का जनरेशन होता है। ठीक है, NADH के फॉर्म में या फिर FADH2 के फॉर्म में सबको काउंट कर ले अगर हम तो 12 ATP का जनरेशन होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है 12 ATP तो आप साइड में सिट्रिक एसिड साइकिल को रख के ये सुने। ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि TCA साइकिल में कितने NADH2 का जनरेशन होता है, 3। ओके, 3 NADH का जनरेशन होगा एंड एक FADH2 का जनरेशन होता है। ठीक है, एंड एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस के थ्रू GTP या फिर ATP का जनरेशन होगा। ओके, इतने अमाउंट में मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। आपको एक बार TCA साइकिल देख सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक NADH में से 3 ATP का जनरेशन होता है। ठीक है, सो 3 NADH is are generated into the TCA cycle. सो 3 into 3 is equal to 9 ATP का जनरेशन होगा। ठीक है, NADH की वजह से। देन एक FADH2 का जनरेशन हो रहा है तो उसमें से 2 ATP का जनरेशन होगा। ठीक है, सो 9 + 2 इज इक्वल टू 11 एंड +1 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ओके, GTP या फिर ATP का डायरेक्टली जनरेशन वहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अगर GTP का जनरेशन हुआ है तो उसमें से भी ATP का जनरेशन हो जाएगा। ठीक है, सो 1 ATP वुड बी जनरेटेड एट दैट स्टेप। सो 11 + 1 इज इक्वल टू 12। सो बेसिकली एक सिट्रिक एसिड साइकिल रन होने के बाद वहाँ पर कितने ATP का जनरेशन होगा, 12। ठीक है, सिर्फ TCA साइकिल नहीं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होना भी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर NADH में से ATP का जनरेशन होने के लिए
और FADH2 में से ATP का जनरेशन होने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिक्वायर्ड है। ओके, सो यहाँ पर 12 ATP का जनरेशन होता है एक TCA साइकिल से। सो यहाँ पर 8 एसिटाइल को है, सो 8 TCA साइकिल रन होगी। सो 8 इंटू 12 इज इक्वल टू 96 ATP का जनरेशन होगा। ठीक है, सो एनर्जी यूटिलाइज्ड फॉर द एक्टिवेशन इज इक्वल टू 131। ओके, यहाँ पर जो पूरा का पूरा ब्रेकडाउन होगा उसमें टोटल यहाँ पर कितनी एनर्जी यहाँ पर ATP का जनरेशन होता है 131 ATP। ओके, प्लस टोटल एनर्जी फ्रॉम द वन मॉलिक्यूल ऑफ द पामिटोइल कोए एनर्जी यूटिलाइज्ड फॉर द एक्टिवेशन। सो यहाँ पर क्या है देखिए 131 इज द टोटल एनर्जी फ्रॉम द वन मॉलिक्यूल ऑफ द पामिटोइल कोए। अब पामिटिक एसिड में से पामिटोइल कोए में जब कन्वर्जन होता है तो वहाँ पर 2 ATP यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कि पामिटिक एसिड में से पामिटोइल कोए में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे क्या कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। सो वहाँ पर 2 ATP का यूटिलाइजेशन होता है। सो 131 टोटल एनर्जी फ्रॉम द वन मॉलिक्यूल ऑफ द पामिटोइल कोए इज 131। ओके, यहाँ पर हमने सब एनर्जी काउंट कर ली है, कितने ATP का जनरेशन होगा 131 प्लस 2 आगे यूटिलाइज्ड हो गए हैं। ठीक है, सो 131 माइनस 2 इज इक्वल टू 129। इट इज़ द नेट यील्ड ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ द पामिटिक एसिड और पामिटेट। ओके, एक पामिटेट के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से 129 ATP का जनरेशन होता है। ठीक है, क्लियर दिस मच। The standard free energy of the palmitate is the 2340 कैलोरी। ओके, ये क्या है जो पामिटेट की फ्री एनर्जी है। ठीक है, उसके अंदर इतनी एनर्जी प्रेजेंट है, उसे क्या कहते हैं फ्री एनर्जी। द एनर्जी यील्ड बाय द इट्स ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू। ओके, अभी पामिटेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके ऑक्सीडेशन से कितनी एनर्जी जनरेट हुई, हमें कितनी एनर्जी मिली, वो कितनी होगी 129 ATP जनरेट हुए है। ठीक है, सो 129 इंटू 7.3 कैलोरी। 7.3 कैलोरी इज द एनर्जी ऑफ द 1 ATP। ओके, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द 1 ATP। एक ATP में से हमें कितनी एनर्जी मिलती है 7.3 कैलोरी। सो 129 इंटू 7.3 इज इक्वल टू 940 कैलोरी। इट इज़ द टोटल एनर्जी दैट इज वी कैन यील्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द पामिटेट। ओके, पामिटेट के ऑक्सीडेशन से हमें 940 कैलोरी एनर्जी मिलती है। पामिटेट के अंदर फ्री एनर्जी यानी कि पामिटेट के अंदर इतनी एनर्जी प्रेजेंट है। ठीक है, 2340 इतनी कैलोरी एनर्जी पामिटेट के अंदर प्रेजेंट है, बट उसमें से ऑक्सीडेशन के थ्रू 940 कैलोरी एनर्जी ही मिलती है। ठीक है, बाकी की एनर्जी का क्या होगा एनवायरनमेंट में डिसिपेट हो जाएगी। ठीक है, हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है या फिर किसी और फॉर्म में वो वेस्ट हो जाती है एनर्जी। ठीक है, सो एफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन बाय द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन की जो एनर्जी है, ठीक है, कितनी एफिशिएंसी है एनर्जी कंजर्व करने की, उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन के बाद हमें कितनी एनर्जी मिलती है। ठीक है, कितनी एनर्जी हम ATP के रूप में स्टोर कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर फैटी एसिड का ब्रेकडाउन हो रहा है तो ब्रेकडाउन के बाद वो कितनी एनर्जी प्रिजर्व कर सकते हैं और कितनी एनर्जी एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगी। ठीक है, वेस्ट हो जाएगी, उन दोनों को काउंट करना होगा। ठीक है, सो एफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन बाय द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू 940. It is the energy yield by the oxidation, okay, divided by the 2340. It is the free energy of the fatty acid into 100 is equal to 40%. ठीक है, सो फैटी एसिड के अंदर जो भी एनर्जी प्रेजेंट थी उसमें से सिर्फ 40% एनर्जी ही हम ATP के रूप में प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की एनर्जी वेस्ट हो जाती है ड्यूरिंग दी ऑक्सीडेशन प्रोसेस। Clear, so 40% is the efficiency of the energy conservation by the process of the fatty acid oxidation. Clear, so this was all about the fatty acid palmitic acid catabolism.
यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। कैटाबॉलिज्म ऑफ द फैटी एसिड भी ख़त्म होता है। समझ में आ गया कि फैटी एसिड है उसका ब्रेकडाउन होकर उसमें से एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होता है बेसिकली, एंड एसिटाइल कोए वो टीसीए साइकिल में एंटर करके उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द फैटी एसिड कैटाबॉलिज्म और फैटी एसिड breakdown. Okay, from our next lecture we will start with the next unit or another unit. So thank you so much students for watching this video, and if you have any doubt then please ask in the comment box. Thank you.